नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हर बार हम किसी नए मुद्दे पर बात करते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा होता है, जो सीधे आपके जीवन से ताल्लुक रखता है। लेकिन जीवन में कई बार आपके भीतर बाहर कई तरह के विचार देखने को मिलते हैं, मन में विचार आते हैं। पर विचार है क्या? क्या विचारों से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं? तो आज हमारा विषय यही है कि आखिर विचार है क्या। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, मोटिवेटर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनोज भाई, और धन्यवाद। और IND24 के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत सादर अभिनंदन, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे और हंसते खेलते अपना जीवन बिता रहे होंगे। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कई दफ़ा ये होता है कि विचार बहुत आते मन में। कभी लगता है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये मंजिल तय कर लूँगा। फिर पल भर में लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। और कई बार जो सोचते हैं वो होते ही नहीं, कुछ और हो जाता है। आखिर ये विचार है क्या? अगर दो चीज़ें हैं इसमें मनोज भाई, एक तो परिभाषा है, मेडिकल साइंस की परिभाषा है। और अगर हम दार्शनिक रूप में अगर देखते हैं, जैसा एक साधारण चीज़ें देखते हैं, तो माँ के गर्भ से जब शिशु जो है इस बाह्य जगत में आता है जी, तो सृष्टि ने, ईश्वर ने मानव शरीर में 5 इंद्रियां दी हैं। 5 इंद्रियां दी हैं और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से वो बाह्य जगत से एक सूचना का आदान प्रदान करता है। बाह्य जगत की सारी जो बदलाव, जो परिवर्तन है, उसे केवल और केवल इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ही उसके मस्तिष्क में मिलते हैं, प्रवेश करते हैं। और जहाँ पे मानव का मस्तिष्क उर्फ ब्रेन जो है जी, वो इन सारी सूचनाओं को जो है उनका वर्गीकरण करता है, उनको कैटेगराइज करता है कि ये जो भी उसके शरीर में जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, उसको स्टिमुलस बोलते हैं उसको जी, वो किस तरह के हैं। एक मसलन छोटा सा एग्जांपल है कि हमारे मानव शरीर में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है हमारी स्किन, त्वचा। और वो एक इंद्रिय भी है जो स्पर्श का एहसास दिलाती है। तो बच्चा जो है माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल प्लेन है, कोरे प्लेट जैसी है, बिल्कुल साफ सुथरी प्लेट है। उसमें कहीं कुछ भी अंकित नहीं है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें कोई स्मृति नहीं है, उसको कोई अनुभव नहीं है बेसिकली। तो सृष्टि ने उसको जैसा एक पेटी पैक जैसा बोलते हैं वैसा उसको बाहर बाह्य जगत में भेज दिया। तो सर्वप्रथम जो है वो जब भूख लगती है, उसको जो सेंसेशन है उसका, भूख लगती है, तो भूख लगना जो है वो उसको पसंद नहीं। उसके मस्तिष्क जो है इस भूख के इस मैसेज को वो एक अलग तरीके से लेता, रोता है वो। ऐसे ही है वो जब अपने ही सुसु में जब गीला हो जाता है, अपने बिस्तर पे पड़ा है और उसने पेशाब कर दिया, बच्चे ने, गीला हो गया, वो जो गीलेपन का एहसास जो है उसे पसंद नहीं है। उसकी जो स्किन है वहाँ से जो एहसास आता है वो एक अनइजीनेस है, एक डिस्कम्फर्ट है, वो पसंद नहीं है उसको, तो वो रोता है। वो जानबूझ के नहीं रोता, लेकिन ये सृष्टि का नियम है, उसको अगर नहीं पसंद होगा तो वो रोएगा। और वो उस वक्त वो आवाज़ भी पहली बार ही सुनता है वो। लेकिन उसकी जो माँ है, उसकी माँ दौड़ के आके उसको उठाती है। उसको नहीं पता कि इसको क्या हुआ, वो उसे साफ सुथरा करती है। वो उसके बिस्तर का जो बिछौना है उसको भी फिर से नरम करके उसको पाउडर वाउडर डालना जो भी है, उसको सूखी एक चादर बिछा के और उसे दूध भी पिलाती है। ये जब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कुछ समय यही घटनाएं जब होती रहती है तो एक पैटर्न डेवलप होता है जी। वो पैटर्न में जो है उस बच्चे को समझ में आने लगता है ये कि मेरे आसपास अगर कुछ भी अनईजी होगा, जो डिस्कम्फर्ट होगा और मैं रहूँगा या एक ऐसी आवाज़ निकलेगी, तो कोई ना कोई बाहर की एजेंसी आएगी और वो मुझे उस प्रतिकूल माध्यम से उठा के बाहर करेगी। ये पहला एक मस्तिष्क की बात होती है, ये पहला एहसास होता है, पहला एक अनुभव होता है उसके लिए जी। तो इस तरह से ये पहला अनुभव, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, और उसके बाद जो है अंत तक जीवन में हर क्षण वो एक ऐसी चुनौती का सामना करता है बच्चा। हम भी अपने मानव जीवन में भी जो है हमें बाह्य जगत के, उसके बाद जो है जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं हमारे, मस्तिष्क जो है उसको वर्गीकरण करता है कि ये सूचना, ये खबर, ये घटना उसे पसंद है
या नहीं पसंद है या उदासीन रहता है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को 3 भागों में बांटा जाता है कि ये मेरे पसंद की है और ये नापसंद है, और एक उदासीन जिसमें कि हमें कुछ नहीं करना है, वो एक न्यूट्रल खबर है। बस इन तीनों पे आधारित जो है वो आगे जीवन जीता है। जो चीज़ उसे बेहतर लगती है, जो उसे एक प्लेजर का एहसास देती है, वो उसको बार बार करना चाहता है, बार बार करना चाहता है, और जो उसे नापसंद है, जिसे डिसलाइक करता है, वो उससे दूर हटना चाहता है। अब जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब वो बच्चा पहली बार जो है जब किंडरगार्टन स्कूल में जाता है, जी जी, अपने घर के माहौल से जब वो बाहर जाता है, क्योंकि घर में तो माँ जो है उसको राजा बेटा करके गले से लगाई रहती है, हर आदमी उसका ध्यान देता है, लेकिन वो पहली बार जो है अपने हमउम्र लोगों के साथ में वहाँ पे उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसका खिलौना खींच रहा है, कोई उसका कपड़ा खींच रहा है, तो वहाँ पे जो परिस्थितियाँ फिर से वैसी निर्मित होती हैं। एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष का, उसे पसंद नहीं आता। यही कारण है कि बहुत से बच्चे जो है, वो देखा होगा आपने कि बच्चे जो है वो माँ के गोद से नीचे नहीं उतरते। जैसे ही स्कूल जाना होगा, किंडरगार्टन होगा, रोने लगते हैं, बिल्कुल वो उतरते ही नहीं नीचे, केवल इसलिए कि वहाँ पे स्कूल का जो भाव है वहाँ पे वो नहीं एडजस्ट हो पाते। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, और हम जो है आने वाला जो हमारा जीवन जो है, हम बहुत जल्दी से चूज़ एंड सेलेक्ट करते हैं कि मैं क्या सेलेक्ट करूं जो मेरे लायक हो, और इसी में धीरे धीरे करते करते एक स्वार्थ का भाव भी आने लगता है कि मैं वही चीज़ें करता हूं जो मुझे पसंद है, भले ही वो सामने वाले के हित में हो या ना हो, और उसी के अनुसार जो है फिर हमारे कर्म बन जाते हैं और उसी के अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता है। जी जी, बिल्कुल आपने कहा कि 2 बातें कही आपने, लाइक डिसलाइक की आपने बात की, और जब जो विचार आते हैं तो मतलब यही है कि 2 तरह के विचार आपके भीतर आते हैं। एक जिसे आप लाइक करते हैं, कई बार एक ऐसा विचार भी होता है जो डिसलाइक करता है, मतलब आप पसंद तो करते हैं लेकिन बाहर जाकर उसका जो सामना है, या ये कहा जाए कि वो डिसलाइक हो जाता है। तो ये लाइक डिसलाइक की जो अभी आप बात कर रहे थे, एक आपने उदासीन का जिक्र किया, ये क्या जीवन में एक अलग तरह का महत्व रखते हैं? उनमें पूरा जीवन का जो आधार है केवल इन्हीं तीनों चीज़ों से बनता है। अगर हम इसकी व्याख्या अगर थोड़ी सी करते हैं, अगर मैं मेडिकली बात करता हूँ, तो हमारे मस्तिष्क में एक मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, उसमें लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्बिक सिस्टम मतलब सीट फॉर इमोशंस भाव बनते हैं। अब वो सवाल उठता है कि इमोशंस क्या हैं, तो अगेन वही वाली बात आती है कि ये 5 इंद्रियां जो हैं, जिनको हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, 5 इंद्रियों से मिलने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन जब कैटेगराइज करता है, तो ब्रेन जो है वो कुछ एक सेट ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है ब्रेन के अंदर की वो कोशिका, जैसे चिप है, हर चिप की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। आजकल तो बच्चा जानता है कि चिप है, उसकी एक मेमोरी है, और चाहे वो अपने मोबाइल में लगा लो, चाहे किसी कैमरे में लगा लो, अब छोटी सी चिप है और उसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इसी तरह से जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क है, मैंने ये कहीं पढ़ा था मनोज भाई जी कि मानव का मस्तिष्क जो है, अगर उस मस्तिष्क की कैपेसिटी का अगर हम कंप्यूटर बनाएं कभी, तो उस कंप्यूटर का साइज पृथ्वी से 7 गुना बड़ा होगा। वाह, मतलब आप सोच सकते हो कि हमारी जो ब्रेन की जो अपार क्षमता है, और अनफॉर्चुनेटली मानव मस्तिष्क जो है, मानव अपने मस्तिष्क को कभी पूरी तरह से यूज़ ही नहीं कर पाता। हम ये भी जानते हैं कि विवेकानंद जी हुए हैं, आइंस्टीन हुए हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, ये भी अपने ब्रेन को जो है केवल 10 से 15% ही इस्तेमाल कर पाए, और साधारण आदमी तो मुझे लगता है कि 6-7% से ज़्यादा हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते और उसी गुण तारे में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। लेकिन ये संभव है केवल और केवल एक अभ्यास के साथ में। और अगेन मैं फिर से उस भारतीय सनातन चिंतन की बात करता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारत में जन्मा हूँ, और यहाँ पे ऐसे अवसर हैं, ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे आप अध्ययन करके, अभ्यास करके आप अपने आप को निखार सकते हो। और विचारों की बात जहाँ तक आ जाती है, तो ये एक इस तरह की ऊर्जा है। विचार क्या है? एक ऊर्जा है बेसिकली। और इस ऊर्जा का देखिए, मैं यहाँ पे बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि आत्मा क्या है बेसिकली? आत्मा अजर है, अमर है, न कट सकती है, न जल सकती है, न पैदा हो सकती है, न मर सकती है जी। और यही बात जब जो है साइंस ने बोली, उसके बाद ये साइंस और स्पिरिचुअल साइंस का मिलन का एक मार्ग खुला। हमने जब साइंस पढ़ी थी, हमें मालूम था कि एक पदार्थ को काटते जाओ, सबसे जो छोटा जो कहलाएगा वो अणु कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ये हमने साइंस पढ़ी थी। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो तथ्य है ये भी झूठा साबित हो गया,
कि नहीं अब ऐसा नहीं है, इससे भी ऊपर जो है अब क्वांटम आ गया जी। कि हर स्थूल को यदि बिजली की यदि प्रकाश की गति से दुगनी गति से यदि उसको चलाया जाए तो वो ऊर्जा में बदल जाता है। E=mc², जो आइंस्टीन ने बोला। तो ये ऊर्जा ही है, ऊर्जा का भंडार ही है। और विचार भी एक ऊर्जा है। कहा भी जाता है कि ये ईश्वर का एक संकल्प था, एक विचार था जिससे सृष्टि का निर्माण हो गया। जी। ये हम अपने वेदों में पढ़ते भी हैं। तो अंततः अगर आप सोचें, यदि आप इसको और अगर गहराई में जाके देखें, किसी भी कार्य का जो संपादन है, किसी भी कार्य की संपन्नता जो है केवल इस पर निर्भर करती है कि वो उसकी शुरुआत जो है, उसका जो बीज है वो एक विचार ही है। जी। विचार आता है। विचार कैसे आता है? किसी कार्य के परिणाम को हम जब देखते हैं, जब हम क्वांटिफाई करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, इसका परिणाम है, इसे ये हासिल होगा, ये है एक विचार के रूप में ही पैदा होता है। तो नंबर 1 विचार, और उसके बाद वो हमको वो टारगेट दिखता है जो हमें कार्य संपादित करना है। अब उस कार्य को कैसे संपादित करना है, उसकी जो पद्धति है, जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है बेसिकली, फिर वो हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन यहीं पे आके जो इंसान है वो मात खा जाता है। हर विद्यार्थी के मन में विचार आता है कि वो टॉप करे। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्यार्थी ये बोलता होगा कि यार मुझे 54% मिले, मुझे 72% मिले। हर विद्यार्थी के मन में ये अभिलाषा होती है कि वो अव्वल नंबर पे आए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके आए। लेकिन क्या होता है ऐसा? तो विचार का आना, और उसे ये भी पता है कि टारगेट क्या करने का है, मुझे 100% मुझे IIT क्रैक करनी है, मुझे IAS एग्जाम देने का है। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो पाता है कि जो बीच की जो कड़ी है, वो जो मेहनत है, जो बीच की जो पद्धति है, जिसको स्ट्रैटेजी है, वहां जाके सबसे बड़ा फेलियर होता है। हम ईमानदार नहीं होते उस वक्त जो है स्ट्रैटेजी के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें जब तक ऐसी बिगड़ चुकी होती हैं कि हम मेहनत के आदी नहीं होते, हम अपने साथ बेईमानी करने लगते हैं। वो जड़त, वो आलस, ज़्यादा नींद का आना, समय का व्यर्थ गंवाना, वो चीज़ें जो है आपके जीवन में धीरे धीरे करके वो पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। जैसे एक खरपतवार होती है ना, आप किसान जो है वो अपने खेत में फसल जो लगाता है, लेकिन ना जाने फसल तो वो बोता है, बीज बोता है, लेकिन ये खरपतवार जो है उसके, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, वो पहले ही पड़े रहते हैं, उनको थोड़ा सा पानी मिला वो उग गए। तो धीरे धीरे जो है हम जब अपने जीवन जीते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं, तो घर वालों के जो लेसन है हमें याद नहीं रहते। जी। हमेशा कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ठीक है, अच्छी संगत में रहने का, लेकिन होता नहीं है ऐसा। धीरे धीरे करते करते, और इसको जो है जो प्रकृति है, ये 3 गुण की प्रकृति है, सत, रज और तम, त्रिगुणी प्रकृति है। और मृत्यु लोक में जो है तामसी प्रवृत्तियां बहुत जल्दी घर करते हैं। हम बहुत जल्दी जो है उन तामसी प्रवृत्तियों को अपनाते हैं। यहीं आगे जो है सारा का सारा खेल हो जाता है कि आप अपने जीवन में, आपके विचार, आपका व्यक्तित्व, इन विचारों का ही हाइब्रिड है, आपके विचारों का ही जो अल्टीमेटली जो एक पिंड बनता है, वो आपका व्यक्तित्व बनता है। तो आपने जैसे कहा है कि विचार ये अपने आप जो है एक बम्बार्डमेंट्स हैं, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके इतने सारे जो अनुभव होते हैं, जो परोक्ष और अपरोक्ष रूप में हम जब देखते हैं, वो सारे के सारे हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में, हमारी स्मृति में जमा होते रहते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये कहानी शुरू होती है विचारों की। इनको वृत्तियां बोलते हैं कि ये मन की वृत्तियां होती हैं बेसिकली, और ये भाव भी होते हैं, ये आते रहते हैं, ये रोक नहीं पाते इनको। मनोवृत्ति, मन की वृत्ति को ही मनोवृत्ति कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो है यहीं आके जो है एक आदमी जो है जो सफलता की तरफ बढ़ते चले जाता है। ये एक साधारण जिंदगी, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में मनोज भाई केवल छोटा सा शब्द है, एक्स्ट्रा। तो अपने विचारों को ही हमको देखना है, अपने विचारों को ही साधना है, और अपने विचारों को ही उन्नतशील बनाना है। यही जीवन का खेल है। और इसमें जो खेल सीख लेता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, जिंदगी की सफलता जो है उसके कदम चूमती है। और नहीं तो जो है साधारण जिंदगी जीने वाले तो लाखों लोग हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, विचार जैसा मैंने कहा नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, 2 तरह के विचार मन में आते हैं। पर सकारात्मक कैसे हो आप? विचार आपके सकारात्मक आए मन में, क्योंकि दोनों तरह के चलता। एक लगता, जैसा मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था कि बहुत जल्दी मुझे उस तरफ जाना है, वो मंजिल पाना है, बाद में लेकिन अंदर से एक ये भी लगता रहता कि यदि मैं उस तक नहीं पहुंच पाया तो फिर क्या होगा? तो ये सकारात्मक नकारात्मक विचार, ये कहाँ से एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें आ जाती? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मनोज जी आपका, कि सकारात्मक विचार आए तो आए कैसे, और नकारात्मक विचार आते हैं तो आते क्यों हैं।
इस पे ये विषय जो है मुझे लगता है कि हमारे यूथ के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और बच्चों के पालकों के लिए ये विषय बहुत ही अहम विषय है। माँ बाप जो है अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, जाने अनजाने जो है हमारे घर का वातावरण, हमारे परिवार का वातावरण कैसा होता है। आप यदि किसी भी एक नकारात्मक व्यक्ति की, आए दिन जो है हम पेपर में पढ़ते रहते हैं, कहीं सुसाइड होती है तो कहीं कुछ झगड़े चलते रहते हैं, इनके जीवन को अगर आप इनके जीवन की फाइल पीछे खोलने देखोगे आप जो है इनका पारिवारिक माहौल कैसा था, तो आपको वहाँ जाके कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लगेंगी कि उस घर में उनके माँ बाप के बीच का रिश्ता कैसा था जी, उस परिवार में कौन कौन रहते थे, आपस में जो है भाई बहनों के बीच के संबंध कैसे थे, उनके आपस के और उनके आपस के आसपास के परिवारों के साथ में संबंध कैसे थे। तो उस माहौल में वो जो पालन पोषण होता है, माँ अपने बच्चे के साथ में, पिता अपने बच्चे के साथ में, उसके भाई अपने आसपास के भाई बहनों के साथ में बिहेव कैसा करते हैं। तो सबसे पहले जो है उस बच्चे का व्यक्तित्व कैसा बनेगा, उसके विचार कैसे बनेंगे, वो पॉजिटिव थॉट के साथ रहेगा, ये सबसे पहले तो उसका पालन पोषण, अपब्रिंगिंग कैसी होती है। क्योंकि मैंने ये भी कहीं पढ़ा था मैंने कि 4 साल या 5 साल की उम्र तक आते आते बच्चा जो है कम से कम 2.5 लाख बार जो है इतने नकारात्मक सेंटेंस सुन चुका होता है अपने परिवार में, अपने जीवन में, केवल जब तक स्कूल जाने से पहले ही। हालांकि वो कोई इंटेंशनली होता है, लेकिन हमारा पालन पोषण ही होता है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए जा रहा है, वहाँ पे कोई गर्म प्रेस रखी हुई है, तो डेफिनेटली उस बच्चे को अगर हमको रोकना है तो वो बोला ही जाएगा। अब एकदम से मना करो, नहीं 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 वहाँ मत जाओ, चोट लग जाएगी, वहाँ मत जाओ। हम बच्चे की सुरक्षा के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम जीवन भर में हम रोज कितनी बार ये नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं आपको, मैं प्रमोशन चाहता हूं, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं और मैं प्रमोशन चाहता हूं और मैं मेरे बॉस के पास जाना चाहता हूं कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए या मेरी ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन मन में क्या ख्याल आता है कि यार ये करेगा नहीं, मन में कहीं संदेह आता है कि नहीं ये करेगा नहीं। हम डरते हैं, हम जाके स्पष्ट साफ गोई के साथ उसके साथ बात नहीं करते जाके कि सर ये मजबूरी है, मेरा परिवार वहाँ रहता है, मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप इतने किंतु परंतु के साथ में डरते डरते साथ हैं, पहले से ही आपके मन के भाव जो हैं उसमें इतनी शंकालु प्रवृत्तियां आ जाती हैं कि ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही आपके विचार में ये शंका आ जाती है तो विश्वास करिए कि आपका जो ट्रांसमीटर है, हर मनुष्य जो है अपने आप में ऊर्जा फेंकने वाला जो है उसका, जिसको ऑरा बोलते हैं, आपके शरीर से वो ऊर्जा ही वैसी निकलेगी। जो किंतु परंतु वाली बात है, आप अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे जाके। इसलिए ये कहा भी जाता है कि जैसी चाह वैसी रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा आपके साथ में। ये बिल्कुल, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये इतनी सारी कहावतें बनी हुई हैं मनोज भाई, साफ साफ कहावतें बनी हुई हैं। और यहीं आके जो है आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। एक स्टेज के बाद में हमको अभ्यास करना चाहिए, हमको पॉजिटिविटी के साथ में सीखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेडिकल साइंस में एक शब्द है जिसको हम लोग प्लेसेबो बोलते हैं जी, प्लेसेबो, और उसका उल्टा शब्द भी है नोसिबो। आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है यार कि अरे यार उस डॉक्टर के पास चले जाओ तो आधा तो जो है वो अपनी बातों से ठीक कर देता है। और ये सत्य बात है। ऐसे कैसे हो जाता है? वो डॉक्टर ठीक नहीं करता है, वो आपका विश्वास है, वो आपकी सकारात्मक सोच है। और जैसी सकारात्मक सोच आती है वैसे ही आपके शरीर के अंदर के जो हार्मोन्स हैं उनका जो स्त्राव होने लगता है, उनकी जो सिक्रीशन होती है, एंडोर्फिन सिक्रीट होने लगती है, सीरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं। इनको जो है दर्शक देख रहे हैं, इनको अगर याद कर सके तो आप देखिए गूगल आउट करके कि हमारा तो पूरा शरीर ही केमिकल लोचा है। हर शरीर में हर भाव जो है हमारा किसी न किसी रसायन पे आधारित है। इसीलिए जो बाहर के जो रसायन होते हैं वो हमारे शरीर के प्रभाव डालते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे निकोटीन हो, चाहे गांजा हो, चाहे भांग हो, कोई भी हो। इस तरह के बाहर के जो केमिकल हैं वो हमारे शरीर में किस तरह की परिवर्तन करते हैं हमारी मानसिकता को। क्यों? क्योंकि सारे के सारे उनके जो प्रारूप है हमारे भीतर भी हैं। हमारे भीतरी क्रोध है, हमारे भीतरी खुशी है, हमारे भीतरी निराशा है, हमारे भीतरी आशा है। तो सारा का सारा भाव तो हमारे विचारों का ही है। विचार इतने स्ट्रांग होते हैं और ये विचार कभी बढ़ते नहीं।
ये निद्रा में भी जो है वो विचार जगे रहते हैं जो सपनों के रूप में आपको आते हैं। कई बार जो है सपने में आपने देखा होगा कि कई बार पसीना पसीना होकर उड़ जाते हैं। जी जी। और कोई ऐसा सीन याद आ जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और इंटरव्यू जाना है और जाके वो ट्रेन मिस हो गई और आप भाग रहे हो, ट्रेन चलेगी सामने से और अचानक नींद खुली और पता चला आप हफ रहे हो। आप तो अरे सो रहे थे आप उस वक्त अपनी हार्ट बीट देखोगे, आपकी हार्ट बीट 120 चल रही है। तो ये ऐसे कैसे संभव है? केवल और केवल क्योंकि विचार इतने स्ट्रांग हैं, ये थॉट प्रोसेस इतनी स्ट्रांग है। इसको अगर साध लिया हमने तो आपने मान के चलोगे आपने अपना जीवन साध लिया। कैसे साधे विचारों को? कैसे? केवल और केवल योग से। भारतीय सनातन सोच में तो ऐसी कुंजियां दी हुई हैं मनोज भाई, ऐसी कुंजियां हमारे ऋषि मुनि दे गए, मैं तो उनको शत प्रणाम करता हूं। और अनफॉर्चुनेटली जो है हम इसको पता नहीं क्यों एक सौतेला व्यवहार करते हैं हम इन सब चीज़ों के साथ में, और अपने जीवन में खाम खा जो है यहाँ वहाँ टक्करें मारते रहते हैं। आप एक बार जो है एक बार कोशिश करके देखिए। हमारे यहाँ तो कुंजियाँ दी हुई हैं, चाहे गीता है, चाहे वेद है, चाहे रामायण है, हर जगह पे है। इतने सूत्र दिए हुए हैं जीवन में अपने विचारों को साधने के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो जो है सिंपल योग साधना है। अष्टांग योगा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम और नियम जो पहले दो, आसन के पहले जो है वो जो यम और नियम बोलते ही हैं कि किसी का बुरा मत करो, अहिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, अच्छे साहित्य का, अच्छे सत्संग को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, उसका मेडिटेशन का किसी धर्म के साथ में, किसी अध्यात्म के साथ में कोई लेन देना नहीं जी। और यहाँ मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि चाहे अभी ओलंपिक चल रहे हैं, आप किसी भी ओलंपियाड की जीवन की उसकी जो प्रैक्टिस है उसमें देखिएगा, उनको मेडिटेशन कराया जाता है, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। ओलंपियाड साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ लगे हुए जो उनको मेडिटेशन कराते हैं ताकि वो अपने विचारों को केंद्रित करके जो है अपने शरीर में वो ऊर्जा और वो अपने रसायन को ला सकें। किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ जो हैं बैठ के, उनको जो है मेडिटेशन कराया जाता है। उनके कोर्सेज चलते हैं मेडिटेशन के, केवल इसलिए कि वो सीईओ जो है, उस कंपनी का जो मालिक है, वो अपने सीईओ को लाखों रुपए खर्च करा के उसे जो है ट्रेनिंग दिलाता है कि जाके इस भारतीय संस्कारों को सीखो। क्योंकि मेडिटेशन के माध्यम से आपके शरीर में आपकी मेमोरी तेज होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जहां पे जिंदगी के जिस मोड़ पे आके दो रास्ते निकल जाते हैं, आपको चुनना पड़ता है कि यहां जाना है वहां जाना है, वहां पे बैठ के जो है आपके जो विचार हैं, अगर आपके विचार सधे हुए हैं, यदि उनमें जो है कहीं भी आपके ध्यान का उसमें योग है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सही रास्ता चुनेंगे और वहीं पे जो है एक सफल और एक साधारण व्यक्ति में फर्क पड़ जाता है। तो विचारों को अगर हमको साधना है, विचारों को हमको प्यूरिफाई करने हैं, विचारों को स्ट्रॉन्ग करने का है, तो आपको दिन में कुछ ना कुछ समय आपको अच्छे साहित्य में लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में इसमें कोई दो बात नहीं कि बुरी आदतें तो छोड़नी पड़ती है मनोज भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़िंदगी में ऐश भी कर लो, ठीक है, और आप जो है ज़िंदगी में सफल भी हो जाओ, ये नहीं हो सकता। आपको त्याग करना पड़ेगा और इसी का नाम अनुशासन भी है। जीवन में अनुशासन लाना और इन सब चीज़ों का त्याग करना, क्योंकि ये तो तामसी प्रवृत्ति हैं, इनमें मज़ा बहुत आता है जी, मज़ा बहुत आता है। चार दोस्तों साहब मिलके जो है जब हम बैठ के मस्ती करते हैं, ठीक है, मैं करना चाहिए उसको, लेकिन जो है जब आप अपने जो आपका प्रायोरिटी है, आपका जो काम है, मतलब आपका ये कहना है कि त्याग से विचारों को बदला जा सकता है। त्याग यदि से ही विचारों आपके विचार मान लीजिए सही है, सही होते होते गलत होने लगते हैं, और जहां गलत विचार आपके मन में आने लगे तो फिर आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब व्यक्ति के अंदर कोई विचार आ जाते हैं तो त्याग करेगा कैसे? क्योंकि उसको तो लगता है कि मुझे पल भर में ये पाना है, मुझे ये जगह जाना है, लेकिन हो नहीं पाता, फिर इसीलिए विचार बदल जाते हैं। जीवन में सबसे पहले है आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। उस लक्ष्य को इंग्लिश में स्मार्ट कहा जाता है, SMART, स्मार्ट। द गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट गोल का मतलब होता है कि स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य क्या है? बड़ा आदमी बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे धनवान बनना है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। मुझे करोड़पति बनना है, ये भी लक्ष्य नहीं हो सकता। आपको कहना पड़ेगा कि मुझे जीवन में 100 करोड़ कमाना है, मुझे जीवन में 99 करोड़ कमाना है, मुझे अच्छी कार चाहिए, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। मुझे मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, मैं बहुत अच्छा अफसर बन जाऊं, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। मैं बड़ा डॉक्टर बनूं, हार्ट का डॉक्टर बनूं, मैं एक IAS ऑफिसर बनूं,
मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, मैं एक पायलट बनूं। पायलट भी कौन से जहाज का, फाइटर प्लेन का, या जो सिंपल जो कार्गो वाले प्लेन, कौन से? आपको आपका जो गोल है वो बहुत ही स्पेसिफिक करना पड़ेगा। और ये बात मानिए, अगर आपने रोंडा बैरन की किताब पढ़ी है जिसका नाम है सीक्रेट या रहस्य, जी जी, तो उसमें यकीनन ये लिखा हुआ है कि ये जो वातावरण है, ये ब्रह्मांड है, ये आकाशीय ऊर्जा, ये कॉस्मिक एनर्जी, वहां पे तो वो बैठी ही हुई है, वो बैठी ही है देने के लिए। बस आपको बिलीफ होना चाहिए। वो बोलते हैं आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप बोलो तो सही, आप ईमानदार तो बनो अपने लिए, ठीक है? आपको ईमानदारी होना है, और ईमानदारी का नाम होता है अपने प्रति ईमानदारी के दूसरे जो पर्यायवाची है उसको बोलते हैं डेडिकेशन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, विजनरी, सिंपैथी, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगिवनेस। ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके प्रति हैं। आप अपने पर्सनालिटी में इन भावों को लेके आइए। लालची मत बनिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म मत करिए। और कर्म भी जो है इस प्रकार के होते हैं मनोज भाई कि विचारों को साधने की बात जब चल रही है तो हमको विचार आएगा, विचार आने पे ही हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कर्म करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे कर्म करें जिसमें कि एक बड़े वर्ग का हित हो। ऐसे कर्म जिसमें सामने वाले का हित हो रहा, आपका फायदा है, वो तो पॉकेट मार हो गया। उसने चाकू मारा और उठा के पर्स लेके भाग गया, ठीक है, उसमें तो सामने वाले का हित हो गया। तो ये तो तामसी प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं। या फिर ऐसा जो बहुत ही स्वार्थी कर्म है, मेरा भी फायदा तेरा भी फायदा। मैं दुकान में गया, मैंने पैसे दिए और एक मोबाइल खरीद के ले आया, उसका भी हित हो गया, मेरा भी हित हो गया। इससे आपकी पर्सनालिटी नहीं सध रही। आपको जीवन में ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिसमें कि समाज को, समाज के एक बड़े वर्ग का हित हो। जी जी, आपका व्यक्तित्व तो निखरता है उससे। और यकीन मानिए कि यदि आप, वो बोलते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये बिल्कुल सत्य है। जब आप अपने आप को सेवा में समर्पित कर देते हो, समाज में सेवा में, तो वो दिव्य शक्तियां आपकी सेवा करने लगती हैं। तो विचार ऐसे होने चाहिए, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब यह है कि एक ऐसा गमला जिसमें हमने एक बीज डाला फल का, उस गमले में जो मिट्टी है उसमें खाद भी है, उसमें बाकायदा पानी भी है, उसमें हवा आने का, प्रकाश, ये एक सकारात्मक सोच है। तो सकारात्मक सोच होना, आपके अंदर में एक खुशी होना, एक इंतज़ाज़म होना, उसी से विचार पैदा होता। तो बिल्कुल आप मानकर चलिएगा कि जीवन में यदि आपकी भीतर विचार सकारात्मक है तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जहां सकारात्मक तक के साथ नकारात्मक भाव आने लगे तो आप समझिए कि आपको कुछ बदलने की जरूरत है, आपको अपने आप को कुछ करने की जरूरत है। और जिस दिन अपने भीतर आप खुद ये समझने लगेंगे कि क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, तो आप सकारात्मक राह पर चल पड़ेंगे। जीना इसी का नाम है। आज इतना ही, मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। बने रहिए i24 पर। नमस्कार।